हेलो गाइज, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। सो गाइज, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सेशन शुरू करते हैं। आज हमने लिया है ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि विकास जो है वो कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया है। ये जो कथन है विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शंस है, पहला है एकीकरण का सिद्धांत, फिर है अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब क्या हो गया, ये निरंतर चलती रहेगी प्रक्रिया, कभी समाप्त नहीं होगी। तो मतलब ये हो गया इसका सीधा सीधा, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया इसमें? ऑप्शन नंबर सी, निरंतरता का सिद्धांत। कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब जो निरंतर चलती रहे हमेशा, तो निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा ये। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। जो संविधान के संशोधन है उनमें कौन से संशोधन में हमें यह बताना है कि कौन से संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदर्शित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है 25वें संशोधन में, ऑप्शन नंबर बी 86वें संशोधन में, ऑप्शन नंबर सी 22वें संशोधन में, या ऑप्शन नंबर डी 52वें संशोधन में। तो जो शिक्षा को जो माना गया है मौलिक अधिकार जो माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर बी 86वें संशोधन में शिक्षा को क्या हुआ, मौलिक अधिकार माना गया। संविधान का जो 86 संशोधन है, 86वां संशोधन है, उसमें क्या हुआ, इसको शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया। तो थर्ड, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। तो थर्ड में पूछ रहा है हमसे कि अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक कौन थे। जो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियां उनके प्रतिपादक कौन थे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, या मैकडूगल, या थर्ड है विलियम जेम्स, या फोर्थ है सिम्पसन। तो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति बतानी है हमें। अभिप्रेरणा की जो मूल प्रवृत्ति थी इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, मैकडूगल ने। जो इन्होंने 14 प्रवृत्ति जो दी है 14, और इन्होंने संवेग जो होते हैं 14 संवेग भी दिए हैं, मूल प्रवृत्ति संवेगों की अभिप्रेरणा की, तो वो किसने दिए? मैकडूगल ने। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा किसका, थर्ड क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ में पूछा है कि विकास की किस अवस्था को किल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो इसमें बेसिकली ये पूछ रहा है कि किल तथा ब्रूस ने विकास की किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक होगा वो होगा बाल्यावस्था। किल एवं ब्रूस ने जो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है वो किस अवस्था को कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप टिक करेंगे क्या? बाल्य अवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि ये हमसे पूछ रहा है किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया। बहुविमात्मक जो प्रज्ञा है उसका प्रत्यय किसने दिया। एक है स्पीयरमैन, ये ठीक कर लीजिए इसे, स्पीयरमैन। ये सेकंड है गोलमन, और थर्ड है गार्डनर, और ये ऑप्शन नंबर फोर्थ है जॉन मेयर। तो इसमें से कौन सा ठीक होगा? बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय जो दिया है वो किसने दिया है? बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय गार्डनर ने दिया है। किसने? गार्डनर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। मतलब ये कि हमें ये बताना है कि डिसलेक्सिया में किस चीज में कठिनाई होती है। व्यक्त करने में, अपनी बात अगर हम व्यक्त करें उसमें, पढ़ने में, बोलने में, या खड़े होने में। अब इसमें हमें बताना है डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया में जो कठिनाई किस चीज में होती है? डिसलेक्सिया में क्या होती है? पढ़ने में या वर्तनी,
यहाँ पे वर्तनी में है या पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है, किसमें, डिसलेक्सिया में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी, पढ़ने में या वर्तनी में डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है। तो नेक्स्ट है 7th, इसमें पूछा गया है निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। अब इसमें पूछा है जो समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, 3 होंगी और 1 नहीं होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो इसमें कहा है कि शिक्षक को निशुल्क बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए, क्या ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये तो भूमिका होनी चाहिए शिक्षक की, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। थर्ड देखते हैं, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, मतलब जो सीखने में बच्चा उतनी सक्षम नहीं है पूर्ण रूप से, उसको कुछ अतिरिक्त समय देना चाहिए, तो ये तो भूमिका है, ये तो देना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये भी भूमिका है शिक्षक की, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, जो समावेशी कक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका नहीं पूछा है, तो कौन सी नहीं होगी, जो निशक्त बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि होना क्या चाहिए, पूर्ण रूप से सही ये है कि जो निशक्त बच्चे हैं शिक्षक को उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें पूछा है कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए अब क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या रोक देना चाहिए। अब प्रेरित करने से मतलब है कि पूछने के लिए उसको प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि कोई बात नहीं पूछो। हतोत्साहित का मतलब है डांट फटकार देना, अनुमति नहीं देना, ये भी वही हो गया, या क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो रोक देना। तो ये 3 तो सीधे सीधे दिख रहे हैं गलत है, तो कौन सा ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया कि कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चे को प्रेरित करना चाहिए शिक्षक को, ना कि उसे डांट फटकार के धमका के मना कर दे या रोक दे। तो नेक्स्ट है 9th है, इसमें पूछा है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, जो बच्चे की वृद्धि है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, क्या सामाजिक विकास से या शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से या भावात्मक विकास से। तो जो बच्चे की जो वृद्धि है, वृद्धि मुख्यतः क्या होती है, जो हमें जैसे वृद्धि और विकास में अंतर की एक वीडियो आएगी, अभी थोड़ी जल्दी आ जाएगी, वृद्धि और विकास में अंतर, उसमें डिटेल में समझाया जाएगा वृद्धि को और विकास को। तो वृद्धि का अभी ये समझ लीजिए कि वृद्धि जो हमें दिखाई देती है, ग्रोथ, वृद्धि को बोलते हैं ग्रोथ। तो बेसिकली ये क्या होती है, शारीरिक विकास से संबंधित है, मुख्यतः जो है शारीरिक विकास से संबंधित है वृद्धि। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 9th क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो 10वां है, इसमें पूछा गया है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत है जिसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर आपने पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं पढ़ा, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का, शास्त्रीय अनुबंधन का, या फिर क्रिया प्रसूत का या सूझ का सिद्धांत, अगर आपने ये सब नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पे इनकी सबकी एक डिटेल वीडियो बताई गई है, आप जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए देखते हैं कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है, जो क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का नियम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था, ये दिया था BF स्किनर ने। किसके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था चूहे के ऊपर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत या आर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। आर टाइप थ्योरी या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, BF स्किनर। प्रयोग किस पे किया, चूहे पे। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है। जो ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, एक ऐसी अवस्था है जो उसके अंग नहीं है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ऑप्शन है ए, इसमें है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आंत प्रज्ञा अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। संकेतात्मक अवस्था, या तो संकेत वाली, क्रिया वाली, प्रतिबिंब वाली या आंत प्रज्ञा।
तो इसमें पूछा है जो नहीं है। अब ये तीन तो है, प्रतिबिंबात्मक भी है, क्रियात्मक भी है और संकेतात्मक भी है। तो कौन सी नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। जो नहीं है वो है आंत प्रज्ञा अवस्था। ठीक है बात। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं, इतना हम फोकस नहीं कर पाते कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, और कभी कभी प्रेशर में होके या एग्जाम में जब बैठते हैं तो प्रेशर भी होता है, तो उसमें हम कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो नहीं वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें पूछा है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित जो नहीं है। अब क्या नहीं है? अनुप्रयोग नहीं है, अनुमूल्यन नहीं है, ज्ञान नहीं है या बोध नहीं है। अब संज्ञानात्मक विकास जो है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, उसमें अनुप्रयोग भी होगा, ज्ञान भी होगा, बोध भी होगा, लेकिन अनुमूल्यन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी, अनुमूल्यन। तो नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। फिर से नहीं वाला ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है नहीं वाले क्वेश्चनों को। इसमें पूछा है अधिगम का जो वक्र नहीं है, मतलब 3 वक्र हैं और 1 वक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? मिश्रित, या तो मिश्रित नहीं है, या नतोदर नहीं है, या उन्तोदर नहीं है, या फिर लंबवत नहीं है। तो इनमें से चारों में से 1 वक्र नहीं है और 3 वक्र हैं। तो जो वक्र नहीं है हमें वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? लंबवत। क्योंकि अधिगम का जो वक्र है, जैसे मान लीजिए बच्चा यहाँ पे, अभी बच्चा पैदा हुआ, उसने सीखना स्टार्ट किया, और बच्चे का वक्र ऐसे कभी भी नहीं जाएगा, कभी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसे ऐसे सीखेगा और ऐसे चलेगा, ना कि लंबवत चलेगा। तो इसमें वक्र कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। जो वक्र नहीं है वो है लंबवत। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पूछा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो एक ऑप्शन नंबर ए में दिया है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से। तो किसी भी एक चीज, सबसे पहले ये देखें कि संस्थान जो शिक्षक शैक्षणिक संस्थान है उनके विकास से तो हो नहीं सकती। तो ये तो एलिमिनेशन कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये तो हो गया गलत। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं हमारे पास क्या बचा। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, बी हो गया गलत। तो ऑप्शन नंबर ए देखें तो ए में बताया गया छात्रों के सर्वांगीण विकास, मतलब सर्वांगीण विकास हो गया एक संपूर्ण विकास से अगर मतलब समझें। और सी में दिया मानसिक विकास और डी में दिया वृत्तिक विकास। कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें ये सभी चीजें दी हों और आपको सारी ठीक लग रही हो, तो किसी भी एक इंडिविजुअल को आप टिक नहीं करेंगे। कोई भी, या तो मानसिक विकास है, या जैसे इसमें वृत्तिक विकास है, या इसमें हो सकता था कि मानसिक विकास के साथ साथ वृद्धि भी हो सकती थी इसमें पाठ्य सहगामी क्रिया में। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल डेवलपमेंट विकास या किसी भी चीज को आप, कोई भी ऐसा टॉपिक हो उसे टिक नहीं करेंगे। आप जाएंगे किसकी तरफ? सर्वांगीण विकास की तरफ। छात्रों के सर्वांगीण विकास की तरफ आप जाएंगे, उसे टिक करेंगे। तो पाठ्य सहगामी क्रिया मुख्यतः संबंध किससे होंगी? सर्वांगीण विकास से, ना कि मानसिक या वृत्तिक से। होती इनसे भी है लेकिन मुख्यतः संबंधित सर्वांगीण विकास से होती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ये जो 4 मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनमें से किसी एक ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो स्किनर ने किया है, कोहलर ने भी किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया है, बीएस ब्लूम ने नहीं किया। बीएस ब्लूम ने क्या दिया? टैक्सोनॉमी थ्योरी। इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर चेकआउट नहीं किया, आपने नहीं पढ़ी, जाके एक बार चेकआउट करें, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाएं।
धन्यवाद।